हेलो फ्रेंड्स, नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज से हम इस वीडियो में आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी अकाउंट के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब के बदले बेल आइकन बटन तो भी जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी अकाउंट का मीन्स होता है दिवालिया खाते। इसको हिंदी में दिवालिया खाते बोलते हैं। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी अकाउंट तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ क्लास 11th में एंड क्लास 8th में 9th में। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी अकाउंट तब यूज होता है जब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान के चलिए आप एक व्यक्ति फर्म रन कर रहा है और फर्म रन करने के बाद उसमें फर्म में कोई लॉस हो जाता है या फिर उसके परिवार में चलते कुछ भी परेशानी आ जाती है और वो उस फर्म को बंद करना चाहता है, बट उसके ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी असेट्स से। तो वो जो लायबिलिटी उससे ज़्यादा तो अब उसे चिताया कैसे, तो वो अपनी जिलेटी न्यायालय में जाता है, एक अर्जी देता है कि मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मीन्स इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए। तो आती जो जिलेटी न्यायालय होती है वो उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है और वो लायबिलिटी उससे ज़्यादा होती है, एसेट्स तो कम होती है और वो इंसॉल्वेंसी से लायक होता है। तो आती न्यायालय उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। इंसॉल्वेंट घोषित होने के बाद अगर उसका कोई भी क्रेडिटर उससे बाद में पैसा मांगता है तो वो पैसा मांगने का अधिकार नहीं रख पाएगा क्योंकि उसकी न्यायालय ने उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। फ्रेंड्स, आज से हम इस वीडियो में आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट का कॉन्सेप्ट फॉर्मेट समझेंगे और आने वाली वीडियो में आपको ब्रांच अकाउंट का न्यूमेरिकल करवाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, आज पहले आप फॉर्मेट समझ लिया, वीडियो तो लास्ट तक दे दिया ताकि आपको अच्छी तरह फॉर्मेट समझ में आ जाए और आने क्वेश्चन करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अब इंसॉल्वेंसी अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आने इंसॉल्वेंसी अकाउंट के टाइप समझते हैं। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी अकाउंट में हमारे इन द बुक्स ऑफ इंसॉल्वेंसी अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसे बोलते हैं स्थिति विवरण और डेफिशिएंसी अकाउंट इसे बोलते हैं कमी खाता। फ्रेंड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप समझिए जो इसका अकाउंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, इसमें हमें लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है, लिस्ट ए से लेते लिस्ट एच तक। और जो कमी खाता होता है वो कमी खाता इसलिए बनाया जाता है ताकि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंसी धोते करने के लिए न्यायालय में आया है वो वाकई में इंसॉल्वेंसी के लिए लायक है या नहीं। अगर डिफेंसियंसी अकाउंट था दोनों साइड का बैलेंस बराबर आता है तो वो इंसॉल्वेंसी लायक है और जो उसने बात कही है वो सच है। ऐसा ही अपने क्वेश्चन में सेम, अगर हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट था दोनों साइड का बैलेंस बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा, अन्यथा गलत। फ्रेंड्स, चलिए अब इंसॉल्वेंसी अकाउंट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट समझते हैं। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट में टोटल 8 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है ग्रॉस अमाउंट, सेकंड लायबिलिटीज, थर्ड एक्सपेक्टेड टू रेंट, फोर्थ एसेट्स, फिफ्थ बुक वैल्यू एंड सिक्स्थ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस होते। फ्रेंड्स, 7 कॉलम होते हैं टोटल। अब फ्रेंड्स, हम पहले वाले कॉलम का मीन्स समझते हैं, बाद में आप तो फॉर्मेट कराएंगे। ग्रॉस अमाउंट में वो अमाउंट ले दी जाती हैं जो लिस्ट से बाहर होती हैं, मीन्स जो एक्सपेक्टेड टू रेंट में नहीं ली जाएंगी, ग्रॉस अमाउंट में ली जाएंगी। अभी मैं आपको आने फॉर्मेट में समझा दूंगा। एसेट्स लायबिलिटीज में लिस्ट बनती हैं डी तक एंड यहाँ पे अमाउंट ली जाती है। एसेट्स में हमारी प्रॉपर्टीज से आती हैं। बुक वैल्यू में फ्रेंड्स एसेट्स की 2 वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। मान से चलिए आपके पास एक फर्नीचर रखा हुआ है और वो फर्नीचर आप 10,000 में खरीद के लाए थे, बट अगर आप उसे बाजार में बेचने जाओगे तो उसकी मार्केट वैल्यू एग्जाम्पल दे दी 4,000 रुपये होगी, तो बुक वैल्यू तो उसकी 10,000 है, बट उसकी जो एस्टिमेटेड प्रोड्यूस अमाउंट है मीन्स रियलिटी अमाउंट है वो ओनली 4,000 है। इसलिए हम 2 अमाउंट्स तो लिखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब फॉर्मेट समझते हैं। फ्रेंड्स, लायबिलिटीज में इधर अमाउंट, अब इधर लिखी जाती है लिस्ट ए एज पर ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
फ्रेंड्स अब मैं आपको इस लिस्ट के बारे में बता दूं। इस लिस्ट में ऐसे क्रेडिटर आते हैं जो अनसिक्योर होती हैं। मीन्स जैसे हमारा किसी क्रेडिटर से हमें किसी भी क्रेडिटर को पैसा देना है, बट हम उन्हें उस लिस्ट में रख रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा बचेगा तो हम उन क्रेडिटर तो पे करेंगे, अदरवाइज हम इंश्योरेंस लेटर आता उन तो पे नहीं करेंगे। फ्रेंड्स लिस्ट एज पर ए अनसिक्योर क्रेडिटर में हमारे आइटम आते हैं ट्रेड क्रेडिटर, देन वेजेस, सैलरी एंड बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ डिस्काउंट। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, बिल्स ऑफ डिस्काउंट। एंड अपना आता है मैनेजर सैलरीज। फ्रेंड्स ये सारे आइटम लिस्ट एज पर ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आते हैं। क्रेडिटर वेजेस, सैलरी, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ डिस्काउंट, मैनेजर सैलरीज, ये सारे हमारे आइटम लिस्ट एज पर ए में। इसके अलावा इसमें और भी सारे आइटम आते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। और फ्रेंड्स इसका जो अमाउंट होती है वो बाहर राइट डाउन करी जाती है। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसकी अमाउंट बाहर राइट डाउन करी जाती है। फ्रेंड्स आने वाली लिस्ट समझते हैं। लिस्ट एज पर बी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फ्रेंड्स इस लिस्ट एज पर बी मीन्स लिस्ट बी में फुली सिक्योर क्रेडिटर आते हैं। मीन्स ऐसे क्रेडिटर जो फुली सिक्योर है, मतलब हमें सबसे पहले इन्हीं तो पेमेंट करना है। आप इन्हें ऐसा समझ सकते हैं जैसे मेरा किसी पर 1 लाख रुपए मुझे किसी को देने हैं और मेरी उस पर चीज़ गिरवी रखी हुई है 2 लाख रुपए की, तो ऐसे क्रेडिटर हमारे फुली सिक्योर हो जाते हैं। तो ऐसे क्रेडिटर तो हम फुली सिक्योर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें आपका आ सकता है, जैसे आपने किसी भी ब्रोकर से एक हाउस लिया है और उसमें आपने अपनी कोई भी कीमती चीज़ गिरवी रख दी है, तो ऐसे हमारे लिस्ट एज पर भी फुली सिक्योर क्रेडिटर की लिस्ट में आते हैं। और उसमें से हम फुली सिक्योर क्रेडिटर में से माइनस सिक्योरिटी हटा देते हैं, मतलब जो भी हमने गिरवी चीज़ रखी है। जैसे हमने 1 लाख रुपए हमें किसी को देना है और हमारी चीज़ गिरवी रहती है 2 लाख रुपए, तो बचा 1 लाख रुपए माइनस हमारा लोन है, तो लोन हम हटाएंगे। और फिर जो भी सरप्लस बचता है, सरप्लस वो प्लस हो जाता है और लिस्ट एस पर कॉन्ट्रा हम उसे, जो हमारा सरप्लस बचेगा उसे हम कॉन्ट्रा यूज्ड एज पर कॉन्ट्रा नाम से लिखकर उसे छोड़ देंगे और उसे हम असेट्स वाली साइड में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सरप्लस जो हमारा बचा है और इसी अमाउंट जो लिस्ट बी दी है वो बाहर नहीं आती है। लिस्ट ए की अमाउंट बाहर आती है फ्रेंड्स, लिस्ट बी की अमाउंट बाहर नहीं आती है। आप इसे समझ लीजिए, 1 लाख रुपये हमें किसी को देना है, हमारी सिक्योरिटी 2 लाख रुपए की रहती है। अब हमारा जैसा लोन है तो हम लोन घटाएंगे, वरना नहीं। और जो हमारा सरप्लस बचे यहाँ पर हमारे सर पे 1 लाख रुपये तक बचे, तो हम उस सरप्लस तो अमाउंट बाहर न लेते, यूज एज पर कॉन्ट्रा नाम से असेट साइड में यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज होगी। और इसकी अमाउंट बाहर नहीं आती है तो हम यहाँ पर क्रॉस बना देते हैं। अब बारी आती है लिस्ट एज पर सी दी, एज पर सी। इसमें आते पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फ्रेंड्स अब पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का यूज़ होता है, जैसे मैंने किसी से उधार लिया था 2 लाख रुपए था, बट मैंने उससे यहाँ पर सिक्योरिटी रहती मात्र 1 लाख रुपए, मीन्स चीज़ गिरवी रहती मात्र 1 लाख रुपए थी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्रेडिटर हुआ वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। 2 लाख रुपए हमारी चीज़ हमें उसे देना है, 1 लाख रुपए हमारी चीज़ रहती है, 1 लाख रुपए बचा, वो क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में आया था लिस्ट सी में। तो हम इसे ऐसा समझते हैं, लोन हमारा 1 लाख रुपए का है और हमारी सिक्योरिटी है मात्र 50,000 रुपये थी, माइनस 1 लाख रुपए का लोन है और सिक्योरिटी हमारी है 50,000 रुपये थी। तो जो हमारे अमाउंट बचेगी वो हम इस अमाउंट तो बाहर ले देंगे। ओके फ्रेंड्स,
हमने लिस्ट ए थी अमाउंट बाहर नहीं लेती थी, लिस्ट बी थी अमाउंट, लिस्ट ए थी अमाउंट बाहर लेती थी, लिस्ट बी थी अमाउंट बाहर नहीं लेती थी, और लिस्ट सी थी अमाउंट बाहर ले रहे हैं। फ्रेंड्स अब तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लिस्ट ए थी अमाउंट बाहर आती है, लिस्ट बी थी अमाउंट बाहर नहीं आती, लिस्ट सी थी अमाउंट बाहर आती है। एंड लास्ट में हमारा लायबिलिटी साइड में लिस्ट बनती है लिस्ट एज पर डी। इसमें हमारे आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मैं आपको समझा दूं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी में हमें ऐसे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं लिस्ट ए एंड लिस्ट डी। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे समझिए, लिस्ट ए और लिस्ट डी में जो भी कंडीशन हुआ है तोड़ती तरफ से 1909 से 2016 तक की कड़ी में ये चीज़ बदली रही है कि लिस्ट ए में जैसे हमारी वेजेस आया था, आप ये देती है, तो ये वेजेस था जो भी हमारा पेमेंट हुआ वो हम 24 महीने तक लिस्ट डी में करेंगे, मतलब वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हुआ, हमें सबसे पहले इन्हें पेमेंट करना हुआ एंड लास्ट में तब हम और किसी को पेमेंट करेंगे। तो हमारा जो लिस्ट ए में जो वेजेस है हमारा, और वो 24 महीने तक जितना भी बताया तो हम उसे पहले लिस्ट डी में डालेंगे और उसका सबसे पहले पेमेंट करेंगे। वेजेस 24 मंथ्स एंड सैलरी हमारी 12 मंथ्स की आती है, 1 साल की। और जो मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन ये मैंने यहाँ पे लेता था मैनेजर सैलरीज, वो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ही जाएगा। एंड टैक्स एंड सेल्स ये हमारे गवर्नमेंट होते हैं, तो इसे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में डालते हैं। जो भी गवर्नमेंट के टैक्स होंगे वो हमारे सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में जाएंगे, जो टैक्स एंड सेल्स वाली कैटेगरी है। और ये डोमेस्टिक बेसिस पे तो बात अलग है, तो हमारा तो वो अलग लिस्ट में है, बट गवर्नमेंट के टैक्स हैं वो लिस्ट टैक्स पर डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा बेज है 24 मंथ का लिस्ट डी में जाएगा, सैलरी 12 मंथ की लिस्ट डी में जाएगी, मैनेज कमीशन हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही जाएगा, टैक्स एंड सेल्स हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, डोमेस्टिक तो बात अलग है। और हम यहाँ पर लिस्ट डी का जो भी हमारा अमाउंट होती है वो हम बाहर नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर बाहर नहीं लिखते हैं, और जो भी इसकी अमाउंट बचती है वो हम लिख देते हैं यूज्ड एज पर कॉन्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, हम लिस्ट बी में जो हमारा सर्कुलर बता है उसे कॉन्ट्रा के रूप में यूज़ करते हैं, और लिस्ट डी में जो हमारी अमाउंट होती है वो हम यूज्ड एज पर कॉन्ट्रा के रूप में एसेट साइड में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लिस्ट ए की अमाउंट बाहर आती है, लिस्ट बी की अमाउंट बाहर आती नहीं है, लिस्ट सी की अमाउंट बाहर आती है, लिस्ट डी की अमाउंट बाहर नहीं आती। फ्रेंड्स मैं ऐसा आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली इसी में गलती कर जाती है कि वो उल्टा कर दे, लिस्ट ए की अमाउंट नहीं लिखते, लिस्ट बी की अमाउंट लिख देते हैं। बट फ्रेंड्स लिस्ट बी का जो भी सर्कुलर बचता है वो तो कॉन्ट्रा रूप में एसेट साइड में यूज होता है, और लिस्ट डी का जो भी अमाउंट होता है वो एसेट साइड में यूज होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हुई लायबिलिटी साइड की, अब मैं आपको एसेट साइड के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर किया था लिस्ट डी का काम, अब यहाँ पर आया था लिस्ट एसेट साइड में एज पर ई। इसमें फ्रेंड्स हमारी ऑल प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी मीन संपत्ति, जैसे हमारा हो गया आपका फर्नीचर, लेट्स सी हमारा हो गया कैश इन हैंड, कैश एडवांस, और हो गया हमारे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और जो भी सारी हमारी एसेट्स होती हैं वो हमारी लिस्ट ई में आती हैं। और जो भी इनकी फर्नीचर की बुक वैल्यू होती वो एस्टिमेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती, जैसे और हो सकता है बहुत से रियल केस होते हैं, जैसे हमारी बुक वैल्यू फर्नीचर हमारा 10,000 रुपये था और आने चलते प्राइस बढ़ जाए और हमारा वो फर्नीचर 11,000 रुपये का हो जाए, टोटल बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, और ये हमें बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का प्रिपेयर सेपरेट कॉलम बनाना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमें अमाउंट डाल देते हैं। अब बात होती है लिस्ट एफ की, ई उसके बाद एफ, लिस्ट एज पर एफ। फ्रेंड्स इसमें हमारे सारे आते हैं वो डेप्ट, आपने डेबिटर के बारे में सुना हुआ, इसमें हमारे फर्स्ट में आते हैं गुड डेबिटर। गुड डेबिटर के बारे में फ्रेंड्स आपको बताऊँ, गुड डेबिटर ऐसे डेबिट होता है जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि इनसे हमारा पैसा पूरा मिलेगा। जैसे हमारा किसी भी 1 लाख रुपए गुड डेबिटर है, उससे हमें पूरा 1 लाख रुपए वापस मिलेगा।
और सेकंड में आते हैं हमारे डाउटफुल डेबिटर। डाउटफुल डेबिटर वो होते हैं जैसे हमारे किसी पे 50,000 रुपये है और वो हमें आशंका है कि हमारा वो 50,000 रुपये में 25,000 भी मिल सकता है और हो सकता है कुछ भी ना मिले और हो सकता है पूरा मिल जाए। तो ऐसे हम डेबिटर तो डाउटफुल डेबिटर में डालते हैं। एंड लास्ट सी में और लास्ट हमारा आता है बैड डेब्ट्स। आपने बैड डेब्ट के बारे में सुना होगा। बैड डेब्ट मतलब ऐसे डेबिटर जो टोटल पैसा हमारा मारते बैठ जाता है, मीन्स हमारा पैसा डूब जाता है। ऐसे क्रेडिटर आते हैं लास्ट हमारी ऐप में। ये हमारे बुक डेबिटर की बात हुई। अब लास्ट में फ्रेंड्स हम चलती हैं इसके बाद लिस्ट एज पर जी। इसमें हमारे टोटल आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, इसमें बिल्स ऑफ डिस्काउंट आता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारी बात हो रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। मैं आपको बताता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने इसको पढ़ा हुआ। इसमें हमारा आता है BR जो अभी डिस्काउंटेड हुआ नहीं है, मतलब उसमें से पैसा बचा हुआ है। इसमें हमारा BR आता है जो अभी हमने जो हमें चेक मिली है, जैसे हमारा सेल पर चेक मिला और वो अभी हमने बनाया नहीं है, तो हमारी लिस्ट एस पर जी में आएगा। यदि हमारी संपत्ति हम इसका पैसा अभी भी निकाल सकते हैं, जो हमारा 63 एंड या 63 जितना भी आप रखना चाहें तो उसमें आ सकता है। तो हमारा BR जो थी हमारा अभी संपत्ति की मीन्स हमने अभी भुनाया नहीं है, और जो हमने भुना लेते हैं वो हमारे लिस्ट एस पर ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो भी इसका सरप्लस बचता है, मतलब जो BR है हमारा, उसका जो सरप्लस बचेगा वो हमारा सरप्लस हो जाता है सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, और इसमें से हम घटा देते हैं, हमारा सरप्लस प्लस में बचेगा और हम इसमें से घटाएंगे जो हमारा लिस्टेड में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, जो भी अमाउंट था उसमें हमने लिख दी थी यूज टेस्ट पर कॉन्ट्रा, तो हम इधर लिख देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, मीन्स हमने किया था ई में हमारी प्रॉपर्टी असेट साइड की बात हो रही है। ई में हमारी प्रॉपर्टी, एफ में हमारे जो भी सारे डेबिटर थे उसकी हमने बात करी। लिस्ट जी में हमारे जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज थे, मतलब BR जो भी हमने बनाए नहीं थे, और मेन्यू उसका जो भी हमारा सप्लाई बचा वो हमने प्लस में रखा एज पर कॉन्ट्रा माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मीन्स आप इसे इसका जो भी सप्लाई मैं आपको बता दूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। लिस्ट एज पर B जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर था, जो हमारा सप्लाई बचा था, ये आपको ध्यान होगा, उसे हमने यूज टेस्ट पर कॉन्ट्रा नाम से लिखा था। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। जो BR का अमाउंट होगा वो तो बाहर आ जाएगा, बट जो इसका सरप्लस होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, उसमें हम प्लस करेंगे माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट एज पर D, उसे हम माइनस कर देंगे, और जो हमारी अमाउंट बचेगी वो हम लिख देंगे डेफिशिएंसी लिस्ट एज पर H। इस अमाउंट का यूज जो हुआ वो हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट में हुआ। टोटल क्वेश्चन तो चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फुल फॉर्मेट समझा देता हूँ। लिस्ट ए में हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं, जिसमें हमारे ट्रेड क्रेडिटर, वेजेस, सैलरीज, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ डिस्काउंट, मैनेजर सैलरीज, इसकी अमाउंट बाहर ली दी जाती है। लिस्ट बी में हमारे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं, जैसे हमारे किसी तो देने 1 लाख रुपये और हमारी गिरवी रखी हुई 2 लाख रुपये दीजिए, तो जो हमारा सप्लाई बचता है वो हम यूज एज पर कॉन्ट्रा नाम से लिखते हैं, उसकी अमाउंट बाहर नहीं लिखते हैं, उसे हम एसेट साइड में यूज़ करते हैं। और हमारा लास्ट C पार्ट आता है लिस्ट एज पर C, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, हमारा लोन 1 लाख रुपये था, सिक्योरिटी हमारी 50,000 रुपये जमा है, तो जो अमाउंट बचेगी वो हम बाहर लिख देते हैं। और हमारा लास्ट में आता है लिस्ट एज पर D प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो मैंने आपको बताया वेजेज जो होता है वो 24 महीने का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाता है, सैलरी 12 महीने की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाती है, मैनेजर सैलरी वो फुली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होती है, और टैक्स एंड सेल्स, और ये गवर्नमेंट टैक्स हैं तो ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाते हैं। और इसकी जो भी अमाउंट होती है यूज एज पर कंट्रोल नाम से डालते हैं, हमें एसेट साइड में यूज़ करते हैं। और वैसे ही एसेट साइड में लिस्ट एज पर E, यहाँ पे हमारी टोटल प्रॉपर्टी आती है, फर्नीचर, ट्रेस, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी हम अमाउंट वहाँ लगते हैं। लिस्ट एज पर E, इसमें हमारे सारे डेटर्स आते हैं, 2 डेटर्स जिससे हमें पूरे पैसे मिलने की उम्मीद है, तो हमारे 2 डेटर्स में आएंगे डाउटफुल डेटर्स, जैसे हमारे किसी 2 लाख रुपये हैं उससे 1 लाख रुपये भी आ सकते हैं, और हो सकता है कुछ ही ना आए और उसका पूरा पैसा आया, इसे हम डाउटफुल डेटर्स की कैटेगरी में लिखते हैं। और बेटर जिससे हमारा पैसा डूबने की पूरी उम्मीद है, मीन्स हमारा 1 लाख रुपये किसी डेटर्स पे
बट उससे हमें पूरी उम्मीद थी उसका पैसा हमारा डूबेगा मीन्स हमें मिलेगा नहीं। तो ऐसे डेटर्स हम बैड डेप्ट कैटेगरी में लिखते हैं। ये लिस्ट एस पर ई की बात हुई, अब लिस्ट एस पर जी की बात करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डी आर ऐसे बिल्स जो अभी हमने बनाए नहीं है, मीन्स अभी वो हमारे पास रहते हुए वो हमारी संपत्ति है। तो ऐसे केस में हम इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिस्ट एस पर जी में रखते हैं। अब जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट होती है और डेटर की अमाउंट होती है वो हम यहाँ पर सारी लिख देते हैं। प्लस अब इसमें हमने जो लिस्ट एस पर बी में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर की जो भी सरप्लस बचा था वो हम कॉन्ट्रा के रूप में यहाँ पे प्लस कर देते हैं। और लिस्ट पर डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो थे हम उसमें सरप्लस में से माइनस कर देते हैं। और टोटल अमाउंट जो भी होती है हमारी डेफिशिएंसी अमाउंट एस पर एस के नाम से हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारी डेफिशिएंसी अकाउंट में यूज होती है। मैं अभी आपको बता दूँ कैसे हमें उससे यूज़ करनी है। ये तो हुई बात हमारी असेसमेंट ऑफ एफर्ट्स के फॉर्मेट की। अब चलिए फ्रेंड्स हम सीखते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। फ्रेंड्स अब डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। फ्रेंड डेफिशिएंसी अकाउंट में इधर लेफ्ट साइड आता है, डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब फ्रेंड्स ये जो हमारी ये वाली साइड होती है ये हमारी प्रॉफिट साइड होती है, और ये जो वाली साइड होती है ये हमारी लॉस वाली साइड होती है। तो इससे अंदर जो हमारे आइटम होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल्स, पूंजी मिस और प्लस इस पर इंटरेस्ट, जो भी हमारी इंटरेस्ट कैपिटल बनी है ये हमारी प्रॉफिट है, इसलिए इसमें इधर वाले साइड में आती है। एंड लास्ट सेकंड में आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आती है प्रॉफिट ऑन एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एसेट्स ये भी हमारी प्रॉफिट वाली साइड में आती है। इसके बाद आता है हमारा लायबिलिटीज नॉट टू बी पेड। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज थी और जो हमने पेड नहीं थी, मीन्स हमारा प्रॉफिट हुआ जिससे हमारी जो एसेट्स थी वो इंक्रीज हुई। इसलिए जो भी हमारी ये वाली लायबिलिटी नॉट टू बी पेड होती है वो हमारी प्रॉफिट वाली साइड में आती है। इसके बाद हमारा आता है एसेट्स ऑफ प्राइवेट, एसेट्स ऑफ प्राइवेट, एसेट्स ओवर प्राइवेट, एसेट्स ओवर प्राइवेट जो हमारी प्रॉफिट साइड होती है, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट था वो हमारी एसेट्स से ज़्यादा था, जैसे ये एसेट्स ऑफ प्राइवेट, एसेट्स ओवर प्राइवेट। इसके बाद आती है हमारी फ्रेंड्स डेफिशिएंसी, जो हमारे अफेयर्स अकाउंट का बैलेंस बचा था, डेफिशिएंसी हमने एस पर एस लिस्ट के नाम से डालते क्लोज कर दिया था उस अकाउंट को, उसकी अमाउंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेफिशिएंसी के नाम से, उसकी अमाउंट जो भी होगी इधर आ जाएगी। अब बात करें फ्रेंड्स लॉस वाली साइड की तरफ। लॉस वाली साइड में सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा आता है ट्रेड इन लॉस, ड्रॉइंग से बाद फ्रेंड्स हमारा आता है अदर लॉस ऑन, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं रियलाइजेशन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अदर लॉस ऑन रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन। और इसमें हमारे स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, मीन्स आप तक इसका पॉइंट समझिए फ्रेंड्स। इसमें वो वाले आइटम आएंगे जो हमारी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकाउंट में हमने एसेट साइड में 2 कॉलम्स बनाए थे, अमाउंट लेने बुक वैल्यू एंड एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। अब फ्रेंड्स जो हमारा बुक वैल्यू थी वो हमारी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस से ज़्यादा थी, जिससे हमें लॉस हुआ था। तो जैसे हमारा स्टॉक 1 लाख रुपए था और जो उसकी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थी वो मात्र 50,000 रुपये की थी। जो हमें 50,000 रुपये का लॉस हुआ है वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट में कवर करेंगे। स्टॉक 50,000 रुपये नुकसान हुआ तो हम इधर 50,000 रुपये लेते हैं। सेम एज ए फर्नीचर एज अ सैलरी। एंड इसके अंदर जो भी कुछ आइटम की इसके अंदर हम लिख सकते हैं डेटर्स को, जो हमारे भी डेटर्स मतलब बैड डेप्स हुए थे वो हम डेटर्स में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड जो भी हमने बिल बनाए थे उसमें हमें जो भी नुकसान हुआ था वो हमारे बिल से डिस्काउंटेड में कवर हुआ। एंड इसमें आता है एसेट्स ऑफ प्राइवेट, लायबिलिटीज ओवर प्राइवेट। आप इस पॉइंट को समझिए फ्रेंड्स, हमने इधर लिखा था एसेट्स ऑफ प्राइवेट, एसेट्स ओवर प्राइवेट मींस ये हमारी प्रॉफिट है।
और इधर हम लेते रहे हैं एसेट्स ऑफ प्राइवेट लायबिलिटी ओवर प्राइवेट, ये हमारा लॉस है, तो हमारी ये लॉस वाली साइड में चले जाएगा। एंड फ्रेंड इससे लास्ट में आता है हमारा स्पेशलेशन लॉस। ये स्पेशलेशन लॉस होता है फ्रेंड्स हमारा जो जुए में पैसा हार जाते हैं, जैसे किसी फर्म का चल रही थी और वो जुए में पैसा हार दिया, तो जो भी उसका लॉस हुआ वो स्पेशलेशन लॉस के नाम से हम लॉस वाली साइड में दिखा देंगे। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद में हम जो इन दोनों का अमाउंट निकालेंगे वो इन दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, वरना गलत है, हमें क्वेश्चन चेक करना चाहिए। मैं आपको डेफिशिएंसी अकाउंट तो से समझा देता हूँ। कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होती है वो हमारी प्रॉफिट साइड होती है, ये वाली प्रॉफिट साइड होती है, ये वाली लॉस साइड होती है। प्रॉफिट ऑन एसेट्स, जो भी हमारे एसेट में प्रॉफिट हुई है वो इधर लेते हैं। लायबिलिटी नॉट टू बी पेड, जो हमने लायबिलिटी पेड नहीं थी मीन्स हमारा प्रॉफिट है, वो हम प्रॉफिट वाली साइड में लेते हैं। एसेट ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट, ये हमारी प्रॉफिट है, हम इधर लेते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट, जो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ भेजता बैलेंस भेजता है लिस्ट एच में, वो भी हम उसका बैलेंस हम इधर ले देंगे डेफिशिएंसी के नाम से। हम चलते हैं लॉस वाली साइड में। ट्रेडिंग लॉस हमारा इस वाली साइड में आता है। ड्रॉइंग अदर लॉस ऑन रियलाइजेशन मीन्स जो हमारी बुक वैल्यू एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस से ज़्यादा थी, मीन्स हमारा लॉस हुआ। रियलाइजेशन के नाम से हम स्टॉक फर्नीचर मशीनरी डेटर्स, इनको हम लिख सकते हैं। अमाउंट ले देंगे और टोटल अमाउंट बाहर निकाल देंगे। विल्स ऑफ डिस्काउंटेड एस्टिमेट ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज ओवर प्राइवेट, ये हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा। और लास्ट में हमारा स्पेशलेशन लॉस, ये हमारा लॉस होता है, इसलिए हम इसे डेफिशिएंसी अकाउंट में रखेंगे लॉस वाली साइड में। और इन दोनों टोटल तो रहेंगे, अगर इन दोनों टोटल बराबर आ रहा है तो हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन सही है, वरना हम क्वेश्चन तो रीचेक करेंगे। फ्रेंड्स यही था इंसॉल्वेंसी अकाउंट का फुल फॉर्मेट। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट समझ में आया हो तो आप वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जरूर से प्रेस करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आती रहती हैं। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।